In the last class, we had studied about this call of constructors that are in derived class as well as base class. ठीक है, तो इसका हमने पहले पढ़ा था हमने कि हमारे पास में when I create object of derived class, then constructor of derived class will be called, but it will further call the constructor of base class. और यहाँ हमने multiple base classes की example ली थी. ठीक है, तो इसमें when it will call the base class constructor, तो order of execution क्या होगा हमारा? Order of execution होगा कि पहले base class के constructors call होंगे and then followed by the derived class constructor. And destructors का opposite order होता है, पहले derived class का destructor काम करता है and then further it is base class के destructors काम करते हैं. तो ये सब आपको हमने बताया था. तो इसमें and if you are asked that why base class constructor is called inside the derived class constructor, क्योंकि जब हम एक derived class का object बनाते हैं तो जो भी derived class का अपना data member है तो उसको तो ऐसे initialize किया जा सकता है with the help of derived class constructor, but जो data ऊपर से transfer हो रहा है from the base class to the derived class, उसको कौन इनिशियलाइज करेगा? उसको तो एक बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर ही इनिशियलाइज कर सकता है. तो उसकी इनिशियलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल करते हैं. ठीक है, सो दैट data members of the base class also gets initialized when derived class object is created. Fine. Okay, so now we have another problem that if I'll come to this, yes, that will be more clear to you. So I have a base class, मेरे पास में एक base class है, then it has data. There are so many people in waiting room. Okay, so I have this data here, int I. This is the data that I have in base class. I have one base class. ठीक है, यहाँ से इस बेस क्लास से हमारे पास में एक डिराइव्ड क्लास जनरेट हो रही है, दैट इज पब्लिकली इनहेरिटिंग दिस बेस क्लास. और फिर यहाँ से अगेन आई एम डिराइविंग अनदर क्लास दैट इज डिराइव्ड टू. दिस इज द अनदर क्लास दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास. तो हमारे पास में एक बेस क्लास है और उससे हम एक डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं, वन, एंड सेकेंड डिराइव्ड क्लास टू. सो दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ठीक है, तो यहां तक मेरे पास में हायरार्किकल इनहेरिटेंस आ गई. यस, बेस में मेरे पास में आई एम सॉरी, बेस में मेरे पास में क्या है, इंट आई है, डिराइव्ड वन में जे है एंड डिराइव्ड टू में मेरे पास में के डेटा है. ठीक है, सो हमारे पास में अलग अलग डेटा मेंबर्स हैं. लेकिन नाउ व्हाट आई डू, फ्रॉम दिस डिराइव्ड वन एंड डिराइव्ड टू आई क्रिएट अनदर क्लास, मल्टीपल इनहेरिटेंस that is derived 3. So this is a multiple inheritance. कैसे? आपने derived 1 से derive किया है and derived 2 से आपने derive किया है. ठीक है, तो I will just show you this example. यहाँ पर ऐसा where it is, 1 minute, where it is, yes. तो यहाँ पर हमारे पास में देखो, I hope you are able to see this figure. So if I have a class, this is a parent class. तो यहाँ पर मेरे पास में मैंने B क्लास बनाया एंड C क्लास बनाया फ्रॉम दिस A. पहला जो मेरा अपर स्टेप रहेगा दैट विल बी हायरार्किकल इनहेरिटेंस. नीचे का जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है. ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास में इस तरह की इनहेरिटेंस को जो हमने A to D किया है दैट इज कॉल्ड डायमंड शेप प्रॉब्लम और इट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ठीक है, और यहाँ पर नाउ इफ आई एम टॉकिंग कि ये A मेरे पास इस A क्लास में I have data int I. ठीक है, int I है, B के पास J है, C के पास K है, और अब जो मेरे पास में D है, D के पास मेरे पास में अलग से इंडिविजुअल डेटा रहेगा. ठीक है, नाउ अब जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि अगर पब्लिकली जैसे इनहेरिट होती हैं और पब्लिक डेटा है या कैसे प्रोटेक्टेड डेटा है, सो दैट डेटा विल बी ट्रांसफर्ड. तो जैसे हम ग्रैंडफादर फादर एंड सन की एग्जांपल करी थी, तो उसमें द डेटा वाज गेटिंग ट्रांसफर्ड, दैट data gets passed on to
that data gets passed on to the child class. ठीक है, मेरे पास में जो A के अंदर डेटा है वो मैंने B और C में दे दिया, तो B और C में नाउ इफ आई 1 मिनट यहाँ पर कैसे, 1 मिनट लेआउट इसका करके, अब जैसे मेरे पास में A क्लास के अंदर डेटा है int I, ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी, ठीक है, B क्लास के अंदर अपना डेटा है int J, लेकिन ऊपर से ट्रांसफर होके क्या आया, int I आया है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास में जब मैंने C क्लास बनाई है तो क्या होगा, मैंने C क्लास बनाई तो उसका अपना डेटा int K है, लेकिन ऊपर से इनहेरिट होके क्या आया, that will be int I, yes that will be int I. now if I create class D, तो उसमें अब मेरे पास में कौन सा डेटा रहेगा, B से भी आ रहा है C से भी आ रहा है, लेट अस सपोज इसके पास int M है अपना डेटा, सो इट विल बी हैविंग B का डेटा जो मैं यहाँ इधर कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, एंड इट विल बी हैविंग C का डेटा ऑल्सो जो कि int K है एंड int I है, यस, ठीक है। नाउ वी विल सी हमारे पास में इस D क्लास के अंदर कौन से हमारे पास, 1 मिनट ऊपर कर दूं, हाँ, D के पास में कौन कौन सा डेटा हो गया मेरे पास में, इसका अपना डेटा M, J डेटा जो कि B से ट्रांसफर हुआ है, I डेटा जो B से A से B में ट्रांसफर हुआ था, देन K डेटा जो C का इंडिविजुअल डेटा था, एंड अगेन int I, yes, so 2 copies are being passed, so there will be means 2 copies of this I variable are being passed from this A class, क्योंकि D तक 2 कॉपीज पहुंच रही हैं। तो अगर आप इस D क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे आप int I को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, that will give you an error, right? So let us frame all these things inside a program. So you know, अब ये जो हमने एक बार हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करी थी, इस प्रॉब्लम को अगर मैं इस I को एक्सेस करती हूँ तो यहाँ 2 कॉपीज I वेरिएबल की हैं, कौन सा एक्सेस होगा या एरर देगा, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस में होती है, ठीक है। तो ये डायमंड प्रॉब्लम क्या कि आपकी जो यहाँ पर जो क्लासेस हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड एंड देन 2 कॉपीज ऑफ द डेटा आर पास्ड ऑन टू द चाइल्ड क्लास, यस। सो लेट्स कम टू दिस एग्जांपल, यहाँ हमने बेस क्लास एक ली है जो हमने A क्लास लिया था, यस, आई कैन टेक सेम नेम ऑल्सो, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 मिनट, मैंने यहाँ पर एक A बेस क्लास इसको हम मान रहे हैं, सो आई हैव टेकन दिस बेस क्लास, ये आपने डिराइव्ड क्लास एक बनाई, डिराइव्ड 1 एंड डिराइव्ड 2, ठीक है, ये बेस क्लास से इनहेरिट हो रहे हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मेक डायमंड or to make hybrid inheritance, what I do, I derive 3 class from these derived 1 and derived 2, ठीक है। अब इसके पास में अपना डेटा सम है, राइट, तो हमारे पास में जो लास्ट में हम जैसे int main में हम अगर ये देखो कौन सा डेटा हमारे पास में, इसकी कॉपी 2 रहेगी int I की, जो कि A से 2 बार पहले एक derived 1 और derived 2 में गई है, and then that data will be now transferred to derived 3. Fine, okay. Now if I create object of derived 3, मैंने OB ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से मैं इस I को कॉल कर रही हूँ, I'm because this is public data, ऊपर public data दे रखा है, then I am assigning some value 10 to this variable, और बाकियों को भी हम यहाँ पर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। दिस I will be, now it will be ambiguous, why, because it will be asking that which I you are corresponding to, क्या आप, now I will again go back to this, that which I you are corresponding to, क्या वो जो B से I आया है through A B उस I की बात कर रहे हैं, या फिर जो A and C से आया है उस I की बात कर रहे हैं, because initially anyways we do not assign some value to the data, क्या है 2 कॉपीज जब आपके पास में आ रही हैं, that will create conflict in the value, ठीक है, so it will give you error। तो जब ऐसे ही जब हम इस डेटा को यूज कर रहे हैं ob.i, anywhere we are using ob.i, it will give you error, that which ob.i you are talking about, whether it is coming from this derived 1 class or it is coming from
derived to class, so this will give you error. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, that is why it will give you error, and this because this is ambiguous for the compiler, right? So here we can read this also, जो मैंने आपको explain किया है, which I is being referred to, the one in the derived one or the one in derived two, because there are two copies of base parent in object OB. There are two OB.I, right? And as we can see, तो यहाँ पर error आ जाएगा because there is ambiguity for the compiler. ठीक है, हमारे पास में इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या तरीके हैं? We have two ways to resolve this problem. One is to apply the scope resolution operator. One is to apply the scope resolution operator. तो scope resolution operator हमने बहुत बार, याद है आपको कि ग्लोबल वेरिएबल्स जब हमने करे थे तब भी हमने स्कोप रेजोल्यूशन, जब हमने किसी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना होता है मेन में तो भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं कैसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है. अब हमें पता है कि इस बेस से डिराइव्ड 1 एंड डिराइव्ड 2 में हमारे पास में int I इज द डबल डेटा दैट हैज बीन गिवन. यस, हम अगर इस I के आगे यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं और साथ में आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द क्लास, यहाँ मैंने नेम ऑफ द क्लास लिया है, देन दिस एरर विल बी रिजॉल्व. अब इसका मतलब क्या है, देखो हमने डिराइव 3 का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में हमने ये लिखा है कि जो हम आई यूज कर रहे हैं दैट इज नाउ डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड 1 क्लास. यस, आपने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि जो हम आई ले रहे हैं, जो दो कॉपीज हमारे पास में है उसमें हम सिर्फ ये डिराइव्ड 1 की 1 आई ले रहे हैं. ठीक है, हालांकि हम वैल्यू तो इसमें डाल रहे हैं, ऑफ कोर्स हम इसमें डाल ही रहे हैं, वो एक ही वेरिएबल में डालेंगे. yes, but we are just specifying with the help of scope resolution operator, just specifying that I am now going to use the I of derived 1 class. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने ये वाली एग्जांपल करी, ठीक है, तब जैसे मैंने आपको ये बताया कि there will be two eyes. yes, तो आप मेन के अंदर क्या कर सकते हैं, मेन के अंदर यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि I am now going to use the B क्लास का I. क्या, तो और इसको आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं. क्योंकि आप मेन के अंदर यूज करेंगे तो आपको पहले ऑब्जेक्ट डॉट लगाना पड़ेगा, है ना. नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिया और साथ में डॉट आई लगा के हमने वैल्यू 10 दे दी. ये हमें कॉन्फ्लिक्ट देगा बिकॉज यहाँ आई बी से भी एक आ रहा है और सी से भी आ रहा है, राइट. तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर मैंने इसके आगे स्पेसिफाई कर दिया कि मैं बी क्लास का आई ले रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यू कैन यूज सी क्लास का आई. यस, मतलब है तो दोनों वेरिएबल्स बट इंटीजर वेरिएबल्स, बट कौन सा पास ऑन हो रहा है दैट एनीवन यू कैन टेक. सो उससे हमारे पास में विद द हेल्प ऑफ दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दिस एरर विल बी रिजॉल्व्ड. एंड हियर इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल आई एम यूजिंग डिराइव्ड 1 क्लास का आई. यहाँ पर हमारे पास में दिस एरर विल बी रिजॉल्व. तो जहां जहां पर भी आपका ये आई है जो आपका पास ऑन हो रहा है, जो 2 कॉपीज इसकी पास ऑन हो रही हैं, तो वहां पर आप ऐसे लिख दीजिए डिराइव्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आई, देन डिराइव्ड 1 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन आई. ठीक है, सो नाउ इट विल वर्क. आई विल जस्ट सेव, एग्जीक्यूट एंड रन. It is taking time. Okay. So it was कितना प्रिंट हुआ था, एड इसने किया है 10, 20 and 30. These are the values for I, J and K, and then उसको सबको ऐड किया है. In the 19th line they are adding the values. We have added the values, that comes out to be 60. ठीक है, तो यहाँ हमें पहला क्या हमारा सोल्यूशन है कि आप जिस भी, जैसे भी हम अगर डायमंड प्रॉब्लम में हम फोकस करते हैं तो जो 2 कॉपीज पास होती हैं तो उसकी एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए पहला क्या सोल्यूशन है हमारे पास में, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो हमने ये वाला प्रोग्राम किया. ठीक है, तो
अगर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं तो उससे वी आर स्पेसिफाइंग मैनुअली हम कौन सी डिराइव्ड क्लास का हम आई डेटा ले रहे हैं, ठीक है। यस, एंड व्हाट इफ ओनली वन कॉपी ऑफ बेस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। हमें अगर रिक्वायर्ड ही नहीं है 2 कॉपीज तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर वर्चुअल बेस क्लास बनाएंगे। देयर वी विल बी यूजिंग अ वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। हमारे पास में क्या है, पहला डायमंड प्रॉब्लम का कि हमारे पास में 2 कॉपीज पहले डेटा की पास होती हैं। अगर रिजॉल्व करना है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से, वी कैन स्पेसिफाई ओनली वन डिराइव्ड क्लास, यस, जिसका डेटा हम ले सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि हम पहले ही वर्चुअल बेस क्लास बनाएं। इसका मतलब क्या, हमारे पास में अगर एक ही डेटा वेरिएबल ट्रांसफर हो तो हमें दोनों कॉपीज की जरूरत ही नहीं है। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही यहाँ पर डेटा ट्रांसफर हो। तो क्या होगा, when 2 or more objects are derived from common base classes, you can prevent the multiple copies of base class। तो हमें कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय कीपिंग द बेस क्लास एज वर्चुअल। हमें वर्चुअल कीवर्ड लगाना पड़ेगा जहां हम इनहेरिटेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अब देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर मेरे पास में ये जो बेस क्लास है, यहाँ जब हम डिराइव 1 लिख रहे हैं तो इस बेस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ मैं अब नॉर्मल एग्जांपल में आती हूँ। देखो, दिस क्लास से 2 बार डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मुझे पता है यहाँ से A क्लास से ट्रांसफर हो रहा है। when this class gets inherited from the A class and this C class gets inherited from the A class, same class, तो फिर हम इन दोनों क्लास जब इनहेरिट कर रहे हैं एक क्लास को तो उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे अगर मेरे पास में कोई क्लास A है, वो तो मुझे पता है कि यहाँ मैं यहाँ एक बार इसी में लिख के बता देती हूँ आपको। तो मेरे पास में क्लास A है, यस, तो इट विल हैव सम डेटा, जैसे हमने इंट आई किया, ठीक है। जब मैं इस क्लास को B क्लास को इस A क्लास को B से इनहेरिट कर रही हूँ, नॉर्मली हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिया था पब्लिक एंड देन A, यस, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा लिया था वो था क्लास C और यहाँ पर लिया हमने, सॉरी, यहाँ पर लिया हमने पब्लिक एंड देन A, पब्लिक A, यस, और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब क्या है मेरे पास में, if I have to prevent 2 copies to get transferred, then what will I write? तो यहाँ मैं virtual keyword लिख दूंगी दोनों के आगे, ठीक है। virtual keyword, virtual is the keyword that we have to use. So this keyword prevents 2 copies to go into the next class। तो आप जो एक क्लास ऐसे D बनाएंगे इससे, जिससे आप पब्लिकली दोनों क्लासेस B एंड पब्लिक क्लास C को इनहेरिट करेंगे, तो फिर यहाँ पर D में ओनली 1 कॉपी ऑफ दिस I विल गेट ट्रांसफर टू D एंड इट कैन बी एनी वन, चाहे वो B से हो चाहे C से हो, इट कैन बी एनी 1 कॉपी ऑफ इंटीजर डेटा I, ठीक है। तो आपको हमें अब क्या करना है, सेकंड सोल्यूशन इज that if we have to create only 1 copy, if we have to get only 1 copy of the data, then we will be using the virtual keyword। तो इसका हमारे पास में ये सेम, अगर हम एग्जांपल लेते हैं बेस का जिसमें हमारे पास में ये इंट आई था, तो हमने क्या किया, यहाँ वर्चुअल पब्लिक बेस, ऐसे हमने इसको इनहेरिट किया, ठीक है। ऐसे ही डिराइव 2 में से हमने क्या कैसे इनहेरिट किया बेस को, वर्चुअल पब्लिक बेस, right? And now if we access this 10, now it is not ambiguous। मैं इसको आपको रन करके बता देती हूँ, सिर्फ एक वर्चुअल कीवर्ड लगाने से it is not ambiguous now, ठीक है। Let's wait for the execution। Now we can see that it is working। क्या है इसमें, 10, 20, 30 and 60 is the sum जो हमारे पास में इसमें आया था,
ठीक है, तो अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है क्योंकि ओनली वन कॉपी, एनी वन कॉपी ऑफ द डेटा विल गेट ट्रांसफर्ड वेदर इट इज फ्रॉम derived 1 or derived 2 depending on the compiler. Yeah, okay, so this so we have only one topic here. Okay, so what are the pros and cons? Acha, let me explain this concept once again. ये वाला virtual वाला, तो अगर हमारे पास में this in case of this hybrid inheritance, in case of this hybrid inheritance, if I have some data in A class, right, if I have some data in A class, तो मेरे पास में जो भी A class में data रहेगा that gets transferred to B and C. And further, if I have this multiple inheritance here, B from B and C, I am deriving one D class. तो D के पास में भी जो B का data है and C का data that is getting transferred from A, वो भी रहेगा. हमारे पास में जो A से डेटा आया B में वो भी D में जाएगा एंड A से डेटा आया C में वो भी D में जाएगा. तो जो A से डेटा आ रहा है उसकी मल्टीपल कॉपीज D में जा रही हैं. ठीक है, तो मल्टीपल कॉपीज अगर जाएंगी और उस डेटा को हम एक्सेस करते हैं थ्रू D का ऑब्जेक्ट, दैट विल क्रिएट एम्बिग्विटी, राइट, क्योंकि दो कॉपीज जा रही हैं, एक B से B के थ्रू और एक C के थ्रू. तो उस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो क्या है कि आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पर यूज कर लीजिए. कैसे, आप किसी भी डेटा को जब यहाँ रेफर कर रहे हैं तो उसके आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के पहले क्लास का नाम लिख दीजिए, आप कौन सी क्लास से आप इसको ले रहे हैं, ठीक है, वेदर यू आर टेकिंग फ्रॉम डिराइव्ड 1 और डिराइव्ड 2. यस, तो फिर उसमें ये क्या है, ये एम्बिग्विटी रिजॉल्व हो जाएगी. दूसरा क्या है, अगर आप एक ही कॉपी को यहाँ पर लेना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. तो कोई भी जब हम क्लास इनहेरिट कर रहे हैं उसके आगे इनहेरिटेंस के साथ में जब व्हेन यू आर इनहेरिटिंग द क्लास उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लगा दीजिए. हम क्या कर रहे हैं, हम फाइनली डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं उसके लिए जो अबव पेरेंट क्लासेस हैं वो वर्चुअल बेस क्लासेस बन रही हैं इसके कारण. ठीक है, ओके, सो व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इनहेरिटेंस. इसके एडवांटेजेस क्या हैं. सबसे पहले हमने शुरू किया था इनहेरिटेंस तब हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वी कैन रीयूज द कोड, रीयूजिंग द मेथड्स एंड डेटा, राइट. फिर हमने एक्सटेंसिबिलिटी भी पढ़ा था और मॉडिफिकेशन भी पढ़ा था, तो एग्जांपल के थ्रू वी हैड स्टडीड, यस. बट disadvantage क्या है, that it adds extra memory overload for the compiler as it has to keep the records. पेरेंट क्लास का भी रिकॉर्ड रखना है एंड चाइल्ड क्लास का भी रिकॉर्ड रखना है, तो थोड़ा सा मेमोरी ओवरलोड हो जाता है. यस, दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. फर्दर अगर हम इस इनहेरिटेंस टॉपिक में हम पढ़ते हैं, अगर हम फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ें, अगर एक क्लास जैसे पेरेंट क्लास कोई फ्रेंड फंक्शन, हम जैसे हमने पहले फ्रेंड फंक्शन पढ़े हैं, फ्रेंड क्लासेस भी पढ़ी हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा दैट फ्रेंडशिप इज नॉट इनहेरिटेड. अगर पेरेंट क्लास का कोई फंक्शन फ्रेंड है, फ्रेंड फंक्शन इट इज हैविंग, दैट विल बी, जैसे पेरेंट्स का कोई फ्रेंड है, इट मे और मे नॉट बी द फ्रेंड ऑफ चाइल्ड until and unless it is mentioned. ठीक है, तो अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास में फ्रेंड क्लास या फ्रेंड फंक्शन होता है वो कभी भी इनहेरिट नहीं होता. नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक क्लास के अंदर, एक क्लास अगर ये है, इसके अंदर मेरे पास में कुछ प्राइवेट डेटा हो सकता है, फिर प्रोटेक्टेड डेटा हो सकता है, उसको कैसे ट्रांसफर करते हैं, पब्लिक डेटा है उसको कैसे ट्रांसफर करते हैं. बट ये तीनों तो हमने टेबल में पढ़ा था. यस, अगर हमारे पास में कोई फ्रेंड फंक्शन है या फिर कोई क्लास है हमारे पास में, सो दीज फंक्शंस एंड क्लासेस विल नॉट गेट इनहेरिटेड. ठीक है, ये आपका इनहेरिट नहीं होता है. तो अगर हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं, तो इफ आई हैव दिस क्लास ए, इसके अंदर प्रोटेक्टेड डेटा इंट आई, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, दैट इट विल बी ट्रांसफर्ड, इट विल गेट पास्ड ऑन टू द next class in the sense it is the child class, that should be the child class. Then public may I have created one constructor that is assigning value to this I variable, and I have a function called void show. This function is a friend function, it is a friend of this A class. Yes, then I derive a class B from this class A,
और उसके अंदर आई एम जस्ट जो हमने कल कंस्ट्रक्टर्स का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, देन आई कैन इनिशियलाइज द वैल्यूज थ्रू द कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, ये हमने कल कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था कि यहाँ पर अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर of the derived class will call the constructor of the parent class, base class. ठीक है, okay. Now here is a function called void show. This is in public. This is the data member of this B class. I think this is the this show is a function that is the friend function. Yes, ये देखिए यहाँ it is a friend function of the parent class. अब ये जो फंक्शन है शो फंक्शन, ये किस में पढ़ा है? ग्लोबल एरिया में पढ़ा है। ठीक है, ये हमने पेरेंट का फ्रेंड बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर जो मैंने डेफिनेशन दी है उसके अंदर क्या है? डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और जब आप इसको फंक्शन को कॉल करते हैं सो इट विल नॉट वर्क। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट, ये जो फंक्शन है आपका, ये आपके पेरेंट क्लास के लिए फ्रेंड हो सकता है, बट चाइल्ड क्लास के लिए इट विल नॉट बी अ फ्रेंड until and unless you mention it here inside this class. अगर आप B क्लास के अंदर इसको मेंशन करेंगे that it should be the friend, this show function should be the friend of derived class, this B class, only then it will work. Otherwise जो inheritance में जो friend होते हैं जो parent class के, that does not get inherited. It means तो A का यहाँ पर फ्रेंड है वो B का फ्रेंड यहाँ पर चाइल्ड क्लास है उसका फ्रेंड वो नहीं है। ठीक है, ओके, सो इससे हमारा इनहेरिटेंस का टॉपिक खत्म होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन इनहेरिटेंस यू आस्क, अदरवाइज यू विल स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक। इनहेरिटेंस में कोई क्वेश्चंस हैं उसको पूछिए, यू रेज योर हैंड एंड आई विल आंसर, देन वी विल शिफ्ट टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। बताइए इफ यू हैव एनी क्वेरी। यस अर्शजीत, हाँ जी बोलिए अर्शजीत। मैम ये पूछना था कि जैसे हमने ना जब सैटरडे फ्राइडे वाली थर्सडे वाली क्लास में किया था वो मेंबर, स्टूडेंट और वो स्टाफ वाला एक क्वेश्चन किया था,